हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हर्ष चौधरी पर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास का परिचय। लेसन नंबर 1 रहेगा हमारा। तो ये हम करने वाले हैं आज 1949 ईसा पूर्व से राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पहले इसको राजपूताना राजस्थान कहते थे। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश के लिए राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा। 30 मार्च को क्या था? राजस्थान दिवस। ये व्रत राजस्थान चतुर्थ शरण में इसका नाम है ना, सर्वसम्मति से राजस्थान रखा गया था। ओके दोस्तों, चतुर्थ शरण में इसका नाम राजस्थान रखा गया था। सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से इसका नाम राजस्थान रखा गया था। फिर देखो, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र इनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ की बस्तियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में आया है मरु, धनु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि है। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो नोट कर लो, मरु और धनु मारवाड़ के लिए प्रयोग हुआ है। मरु और धनु का मारवाड़ के लिए प्रयोग हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ इसी का संशोधित रूप है। मरु फिर मरुवार और अब चलकर हम इसे मारवाड़ कहने लगे। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए है जहाँ समी, केर और पिल्लू आदि होते थे। जांगल बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। नागौर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि वहाँ पर समी, केर और पिल्लू आदि वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसे जंगल प्रदेश कहा जाने लगा। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। तो धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कंठ कहलाता है। माही नदी कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में। माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है। तो ये प्रतापगढ़ के आसपास, माही नदी के पास, प्रतापगढ़ के पास का भूभाग कंठ कहलाता है। भूभाग है ना, प्रतापगढ़ के पास का भूभाग, ये माही नदी बहती है। और प्रतापगढ़ के आसपास का ये क्षेत्र है ना, ये कांठल कहलाता है। कांठल कहलाता है क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है, मतलब माही नदी के किनारे पर स्थित है, कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूगोल 56 का मैदान भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के आसपास 56 गांवों का समूह है। नहीं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास 56 गांवों का समूह होने के कारण वहाँ के क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि 56 गांवों का समूह है। तो और समूह है तो हम समूह को मैदानों में बसे गांव हैं, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम 56 का मैदान रखा गया है दोस्तों। और ये राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम है।
ये आप देख लेना। ओके दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसी से हर एग्ज़ाम में 15 से, इस बुक से 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। तो आप ना इस बुक को अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना, क्योंकि इस किताब की हर पेज से, इस किताब के हर पेज से क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, और हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ध्यानपूर्वक देख लेना दोस्तों। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौली तक का पठारी क्षेत्र होने के कारण ऊपरवाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के पास प्रदेश की पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ, कट्टी फटी पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के पास कट्टी फटी पहाड़ियाँ हैं, जिन क्या बोलते हैं, गिरुआ बोलते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, सीकर चूरू झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। वैसे तो शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, पर आधुनिक शिक्षा नगरी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इतिहास के काल का विभाजन देखते हैं अब। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। 3 कालों में प्राकृतिक युग जो पहले था, आदि युग जो मिडिएवल था, ऐतिहासिक युग जो चल रहा युग, इसको ऐतिहासिक युग कहते हैं। प्राकृतिक युग के इतिहास उस काल को कहा जाए जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल से दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा इसकी लिपि को पढ़ा न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक यानी वर्तमान काल, वर्तमान के साक्ष्य लिखित भी हैं और पढ़े लिखे जाने योग्य भी हैं, जिसके संबंध में स्पष्ट लाख्य साक्ष्य उपलब्ध हो। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को उस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राकृतिक युग, यह युग सृष्टि से प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता से पहले तक, और जब सृष्टि निर्माण हुई वहाँ तक का यह युग था। आदि युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता से के काल 600 ईसा पूर्व तक रहा, यानी जो हड़प्पा सभ्यता ये खत्म हुई थी वहाँ तक रहा था। जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर हड़प्पा सभ्यता 600 ईसा पूर्व तक रहा था। ऐतिहासिक युग, यह 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राकृतिक युग में राजस्थान कैसा था ये हम आज पढ़ेंगे। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ है, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि पर समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा 10 दमयंती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। पश्चिमी भाग में वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ पर मरुस्थल था और सरस्वती और 10 दमयंती यानी घग्गर, सरस्वती और घग्गर नदी इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभागों में से होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल जो प्राचीन पूर्व में था, मध्य पाषाण यानी मिडिएवल था,
उत्तर पाषाण काल यानी जो चल रहा है उस काल को उत्तर पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और न ही पढ़े लिखे गए थे। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उद्भव कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्ज पत्थरों के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 1.5 लाख पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार सबसे पहले खोजा गया कोई उपकरण था तो वो था हस्तकुठार। और 1870 में सी ए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजा था और ये किससे निर्मित था? पत्थर से निर्मित था। तो किसने बोले पत्थर से निर्मित खोजा मिला हस्तकुठार कहाँ से मिला? तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से मिला। कुछ समय पश्चात सेंटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के नए उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और इसी युग के अनेक उपकरण मिले। इसके बाद योजना उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ वीएन मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिचंद मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने का सराहनीय योगदान दिया। तो आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के कौन कौन से मेंबर थे जो विशेष योगदान सराहनीय योगदान दिया था? आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिचंद मिश्रा आदि। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों सामने सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से ही राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास और इसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कौन कौन सी नदियाँ? चंबल, बनास, घग्गर के पास भी मिले हैं। जालौर में इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी अल्चिन को है। ये जालौर में इस युग के उपकरण यानी पूर्व पाषाण काल युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको है? तो वो एल्ची को है। वो किसको है? एल्ची को। जालौर के इस युग उपकरणों की खोज का श्रेय बी एल्ची को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। ओके दोस्तों, मध्य पाषाण काल। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा है। यहाँ से मानव के मतलब उपकरणों और दूसरी कड़ी के रूप में क्रमिक विकास की कहानी, मानव सभ्यता के विकास की कहानी प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल से रही है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों के पास चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चैट, कोरलियन, क्वार्टजाइट, केलोडाइन आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्वेवर, ट्राइएंगल, कैसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर से बने इन उपकरणों को
माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं उत्तर यानी नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाणकालीन सभ्यता का उद्भव हुआ है। नव पाषाणकालीन सभ्यता का उद्भव हुआ है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु से निर्मित वस्तुओं का जो काल था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से धातु के जो उपकरण है ना प्राप्त हुए, ये भी पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ताम्र पाषाण, ताम्र और ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण, ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। धातु में तो आपको पता ही क्या क्या आते हैं, तांबा धातु ही तो है, और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता धातु काल के अंतर्गत आती है। तो ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, गणेश्वर सीकर। और अब नीम का थाना हट गया तो गणेश्वर वापस सीकर में आने लगा दोस्तों। कालीबाग हनुमानगढ़ में है, गिल्लूंड राजसमंद में, आहाड़ और जाडौल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुरड़ा नागौर में, साबनिया और पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा केरड़ा डोत चित्तवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में नहीं पुष्कर में, कोल माहौली स्वाईमधुर में, मल्ला भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और मल्ला को भी चेक लेना, ये भरतपुर में है या भरतपुर का एक न्यू जिला बना है, भरतपुर से अलग होकर उसमें था। ओके, अब पढ़ते हैं लोहे काल। लोहे से बनी वस्तुओं का जो काल था ना, उसे लोह काल कहते थे। ताम्र और कांस्य के पश्चात ताम्र, कांस्य, फिर लोहे का ज्ञान, उसके प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकाली घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। लोहे ने कृषि उपकरण और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाया था। राजस्थान में नौहे को भरतपुर, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में, ये 4 लोह उपकरण हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा लोहकालीन सभ्यता का स्थल नहीं है, या इसमें से कौन सा ताम्रकालीन सभ्यता का स्थल नहीं है। ये क्वेश्चन मिलाने वाले, मैच करने वाले या सही या गलत वाले क्वेश्चन आजकल इन्हीं का ट्रेंड है दोस्तों। आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा तथा सुनारी, जोधपुरा का है जयपुर में और सुनारी का है झुंझुनू से लोहे को गलाने की भट्टियाँ। तो लोहे की गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है? ऑप्शन में यदि दोनों दे तो दोनों बताना है, नहीं तो सुनारी बताना है। जोधपुर और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ और इस तरह सामान मिले हैं। तो लोहे काल, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतर घटना थी। कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को भी बदल दिया। राजस्थान में नौ भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक, नौ भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। लोह संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेषों में भारत में लोहे युग के आरंभ की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ
लोहे की गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली? जोधपुर, जयपुर और सुनारी से। और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले। रेड टोंक को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है दोस्तों? रेड टोंक को। लोहे गलाने की भट्टियाँ और शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने जोधपुर, जयपुर, सुनारी से। लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्दबांड संस्कृति पेंटेंट ग्रे वेयर PGW का अध्यय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुर, जयपुर, सुनारी और नौहर, भरतपुर आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब देखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ये टॉपिक रीट यानी 3rd ग्रेड में भी है, रीट में भी है और 2nd ग्रेड में भी है, 1st ग्रेड में भी है, पटवार में भी है, 4th ग्रेड में भी है, जो सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली 4th ग्रेड। सभी में ये टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं सभी भर्तियों में इम्पोर्टेंट रहने वाले दोस्तों, तो इसको जरूर देखना। अब पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ फली फूली, ये हम आज पढ़ेंगे। प्राचीन 10 दस्ती या सरस्वती, इसी का नाम है ये सरस्वती। और ये किसको कहते हैं? घग्गर नदी को बोलते हैं दोस्तों। 10 दस्ती या सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता यह कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल को कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? पंजाबी भाषा में चूड़ियाँ होता है और काली रंग की चूड़ियाँ होता है। सर्वप्रथम 1952 अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तो कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। तत्पश्चात 1961 और 62 में खोज तो 1952 अमलानंद घोष ने की। उसके पश्चात 1961 और 62 में बीबी लाल बीके थापर और कौन था? बीबी लाल बीके थापर और के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये क्यों सुनाया हुआ है? कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? तो कितने स्तरों में हुआ है? 5। ये याद रखना। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक हड़प्पाकालीन जो हड़प्पा से पहले की है, और हड़प्पाकालीन जो हड़प्पा के समकालीन है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं और उनमें सुंदरता और सुडौलता का भाव है। बर्तनों में लाल रंग है। बर्तनों का रंग कौन सा? लाल, जिन पे काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती है, रेखाएं खींची गई थी। कालीबंगा में कब्रिस्तान से मिले। कालीबंगा में कहाँ थे हम? उत्खनन प्राप्त मिट्टी के बर्तन अवशेष पतले हल्के हैं, उनमें सुंदरता और सुडौलता का भाव है। बर्तन का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य है। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ऐसा अनुमान है कि एक खेत में 2 फसल उगाते हैं। ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण है। कालीबंगा से कब्रिस्तान मिली है। ये रहा तीसरा, कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के शवदान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। ये रहा तीसरा इंपॉर्टेंट, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। ये रहा चौथा, यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान है। ये हो गया आपकी कालीबंगा सभ्यता। अब पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। इस किताब में हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गीलुंड सभ्यता के बारे में कम बातें हैं, पर है उतनी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाली है डेफिनेट। आहड़ सभ्यता, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है और आहिड़ नदी पर। आहिड़ नदी को आहड़ नदी भी बोलते हैं, उदयपुर शहर में। उदयपुर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आहिड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष माने गए। यहाँ यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला। देखो किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। क्यों? यह एक सभ्यता टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जैसे धूलकोट कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास तथा उसके बाद रतन अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया ने उत्खनन कार्य करवाया। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन किया। उसके बाद रतन अग्रवाल, एच.डी. सांखलिया का निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया। तो इसमें याद रखना आहड़ इंपॉर्टेंट सभ्यता है, और इसमें अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों के आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को गहनों के साथ में दफनाते थे? तो वो थे आहड़ के लोग। उत्खनन में मिट्टी के बने बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काली मिट्टी बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। कंफ्यूज मत होना, आहड़ का तो नाम है ताम्रवती नगरी है, ठीक है, ताम्रवती नगरी। और सीकर की जो सभ्यता है ना, नीम का थाने वाली, उसको ताम्रवती क्या बोलते हैं? ताम्रवती, इसे नगरी बोलते हैं, तो उसे ताम्रवती सभ्यता की जननी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मिली तांबे की वस्तुएं 100% शुद्ध थी। ओके दोस्तों, आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। गीलुंड सभ्यता, गीलुंड, बागोर, गणेश्वर, अन्य प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के जनपद, राजपूतों की उत्पत्ति, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों।